राम राम भाई, कैसे हो सब। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल की सबसे पसंदीदा पोस्ट्स में से एक पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी है, सैलरी के अलावा क्या क्या फायदे होते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने देखा है काफी मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेके। रिसेंटली गगन प्रताप सर की भी एक मैं रील देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि चीजें ऑनलाइन होने की वजह से अब रेड नहीं होती हैं। अब आप किसी के भी घर पे जाके रेड नहीं मार सकते। अब जो है सारा काम ऑनलाइन होता है। ऐसा नहीं है, रेड पहले भी होती थी, रेड अब भी होती है और रेड आगे भी होती रहेंगी। रेड जिसको हम डिपार्टमेंटल लैंग्वेज में सर्च कहते हैं, ठीक है। वो तो बच्चे कमेंट करते रहते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पावर खत्म हो गई, ऊपर की कमाई खत्म हो गई, ये वो। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए हमें, कोई बच्चा ऐसे कमेंट नहीं करेगा कभी भी। आज वो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। भाई सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हमें पता है एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है जिसकी बेसिक सैलरी होती है 44,900 रुपए। ठीक है, इस बेसिक के ऊपर हमें डीए मिलता है और भी बहुत सारे अपने पास अलाउंसेज होते हैं। अगर हम एक्स सिटी की बात करें, जैसे आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इस तरीके की सिटीज हो गई, वहां पे आपकी ग्रोस सैलरी लगभग 84,000 के आसपास आती है और नेट जो इन हैंड या फिर जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी सब कुछ कट कटा के वो हम 76,000 के आसपास कह सकते हैं। इसी तरीके से जो थोड़ी ही छोटी सिटीज है, वाई सिटीज, वहां पे 78,000 ग्रोस और नेट्स लगभग 70,000 के आसपास। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जेड सिटी के अंदर ग्रोस 74,000 और नेट 66,000 के आसपास जो है आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये सैलरी बढ़ती जाएगी क्योंकि डीए डियरनेस अलाउंस जो है वो बढ़ता रहता है हर 6 महीने के अंदर। चलिए भाई, अब नेक्स्ट जो है आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किन किन तरीकों से बन सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दो। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ट्राई करना है कि आपके रैंक जो है 1 से लेकर 500 के बीच आ जाए। यानी अगर आप टॉप 500 के अंदर आते हो तो अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी करता है कितनी वैकेंसीज हैं वगैरह वगैरह। और इसके बाद जो सेकंड तरीका है वो आप एसएससी सीजीएल के ही एग्जाम में अगर आप टीए लग जाते हो, ठीक है, तो टीए से भी आप एक प्रमोशन के बाद सीनियर टीए और फिर अगले प्रमोशन पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। टीए में अगर आपकी रैंक मेरे हिसाब से ऑल इंडिया रैंक अगर आपके 2-2.5-3 हजार तक भी है तो भी आप इनकम टैक्स ज्वाइन कर सकते हो एज ए टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल में टीए से एसटीए में आप मान के चलो सीधे सीधे 2 से 2.5 साल, और एसटीए से आईटीआई कितने भी लग सकते हैं, 1 साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी, 4 साल भी, 5 भी, 10 भी, डिपेंड करता है भाई क्या कुछ सिनेरियो आपके उस पर्टिकुलर जोन के अंदर। दूसरा तरीका ये है कि आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर करो, एमटीएस से टीए बनो, फिर टीए से सीनियर टीए और फिर सीनियर टीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, मैं मेरे पर्टिकुलर ऑफिस की बात करूं तो मेरे ऑफिस में जो लोग 2018 के अंदर एमटीएस आए थे अब वो लोग सीनियर टीए बनने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में ये लोग सीनियर टीए बन जाएंगे। तो ठीक ठाक प्रमोशंस थे एमटीएस से सीनियर टीए आने में। लगभग यहाँ पे 6 साल के अंदर, 6-6.5 साल में एसटीए बनने के आसपास पहुंच चुके हैं वो लोग। ठीक है, तीसरा तरीका ये है कि आप स्टेनो का एग्जाम क्लियर करो। स्टेनो ग्रेड वन के बाद आप स्टेनो ग्रेड 2 और स्टेनो ग्रेड 2 के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए। एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो सीजीएल का एग्जाम दो, एमटीएस का दो या फिर स्टेनो का दो। ठीक है, इन तीनों एग्जाम से आप बन सकते हो। इसके बाद अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप नए हो इस मार्केट के अंदर, आपको पता नहीं है कि किस तरीके के पेपर्स आते हैं, तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूं कि आप लोग जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आप इनका प्रो पास ले लीजिए। टेक्स्ट बुक का अगर आप प्रो पास लेते हो तो एसएससी ने आज तक जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए हैं ऑनलाइन वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम एसएससी ने जब जब पूछे हैं तो किस तरीके के वहां पे क्वेश्चंस आए हैं। और प्लस ऑलरेडी लाखों बच्चे यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ऊपर अपने मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो उन लाखों बच्चों के अंदर आपको अपनी औकात पता चल जाती है। इनका प्रो पास लेते हुए अगर आप एक एडिशनल डिस्काउंट चाहते हो तो भाई कोड इस्तेमाल कर लेना, BHAI। भाई कोड लगाने से एक एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा उस ऑफर के साथ साथ जो उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर। अब भाई अदर देन सैलरी के अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के। भाई सबसे पहली चीज सीजीएचएस बेनिफिट्स, ये सभी को मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी लोग हैं। सीजीएचएस की मैं बात करूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। इसके अंदर आप खुद जो आप डिपार्टमेंट के अंदर आओगे तो आपका खुद का, अगर आपकी जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी वाइफ, जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर आपके बच्चे भी, और अगर आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो भाई वो भी। यानी अगर इनमें कभी भी किसी को कोई मेडिकल फैसिलिटी लेनी पड़ जाए, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो हॉस्पिटल का जो भी खर्चा आता है वो आप बिल्स लगा दोगे डिपार्टमेंट में तो आपको सारा का सारा खर्चा वापस से रीइंबर्स हो जाता है। आपको सारे पैसे आपके वापस मिल जाते हैं जो भी आपने मेडिकल क्लेम किया होगा वो। ठीक है,
उसके बाद गवर्नमेंट क्वार्टर्स, भाई टाइप 3 के क्वार्टर्स मिलते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को। टाइप 3 का मतलब आप ये मान लो क्या समझे, 3 रूम होंगे जिस क्वार्टर के अंदर, ठीक है, क्वार्टर्स में 3 रूम होंगे, उस टाइप के क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और एक टाइप हायर यानी कि टाइप 4 भी वो ऑक्युपाई कर सकते हैं अगर उस टाइम पे वो खाली पड़ा है तो। उसके बाद दिवाली बोनस, ये तो सभी को मिलता ही है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे करीब 6-7 हज़ार रुपए मिल जाते हैं यहाँ पे बोनस के लिए। इसके बाद ये चीज एक स्पेशल है जो कि सिर्फ इंस्पेक्टर्स को मिलती है और किसी को नहीं, भाई आपको हर महीने 30 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलेंगे। यानी जो भी आप मतलब खर्चा लगता है आपका, मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल एक जमाने में ऐसी होती थी कि उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था इधर उधर, ठीक है, तो आज भी वो चीजें चली आ रही हैं, जॉब प्रोफाइल तो चेंज हो गई, लेकिन ये वाला जो रूल है ये आज भी वैसा का वैसा इंटैक्ट है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपको हर महीने 30 लीटर पेट्रोल का जो पैसा है वो आप क्लेम कर सकते हो। आपको बस एक फॉर्म भरना है कि भाई मेरा इस महीने के 30 लीटर का इतना बिल हुआ, कि भाई ये लो मुझे पैसे दे दो, वो मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एलटीसी, भाई एलटीसी आपको पता है कि भाई जैसे जब आप डिपार्टमेंट के अंदर आते हो तो 4 साल में आपको हर साल एक बार आप कहीं पे भी घूम सकते हो, और उसके बाद हर 2-2 साल में एक बार। तो उसका जो भी पैसा होता है आपके टिकट्स का सेकंड एसी के हिसाब से जो है यहाँ पे आप रिम्बर्स करवा सकते हो अपना, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी जब आपके बच्चे हो जाएंगे और वो बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो उन पे जो खर्चा लगेगा, यानी आप स्कूल की जो फीस पे करोगे, तो फीस चाहे कितनी भी हो, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको बस उस स्कूल से लिखवा के लेना है कि हाँ भाई ये बच्चा जो है इस स्कूल में यहाँ पे पढ़ा था, ये इसका रोल नंबर था, इस साल ये बच्चा यहाँ पे पढ़ा है, और भाई आपको एक बच्चे के 33,750 रुपए मिलेंगे एक साल के, ठीक है। अगर 2 बच्चे हैं तो फिर दोनों के लिए आपको हर एक बच्चे के लिए 33,750 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं, आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रीफ केस अलाउंस है, ठीक है, आप ये ले सकते हो। प्लस जब आप टूर पे होते हो, ठीक है, ऑफिशियल टूर पे, तो जो TADA जो भी है एज पर रूल्स ये आपको वहां पे मिलता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी, ठीक है, सभी को मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे सबकी अलग अलग ग्रेड पे है तो अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पे जो है अमाउंट वेरी करता है। आ जाओ भाई नेक्स्ट प्रमोशंस की बात करें तो आपको पता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का। इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद आप बनते हो असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर, फिर बनते हो ज्वाइंट कमिश्नर, और फिर बनते हो एडिशनल कमिश्नर। इसके आगे की पोस्ट मैंने नहीं लिखी है। एडिशनल कमिश्नर के बाद तो नेक्स्ट पोस्ट होती है वो होती है कमिश्नर की। कमिश्नर के बाद आप कहते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, क्योंकि वो पोस्ट वो लोग ही आगे पहुंच पाते हैं वहां पे जो डायरेक्ट IRS आते हैं। लेकिन अगर आप एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन कर रहे हो तो आप मान के चलो इससे आगे आप कभी शायद नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आज के टाइम में काफी सारे ऐसे ज्वाइंट कमिश्नर्स और एडिशनल कमिश्नर्स हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो कि अपने टाइम पे एज ए इंस्पेक्टर आए थे डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन अब प्रमोशंस पहले जितने फास्ट नहीं है, तो अब आप मान के चलो शायद आप यहीं तक नहीं पहुंच पाओ डिप्टी तक, ठीक है। बाकी डिपेंड्स कि आप किस जोन में पोस्टिंग मिल रही है आपको, और प्लस आप किस उम्र में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एडिशनल कमिश्नर तक बन पाना भी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, इसके बाद भाई ट्रांसफर्स। भाई ट्रांसफर्स की बात करें तो आपको एक बार जो आपकी रैंक आई उस रैंक के हिसाब से CGL के अंदर, उस रैंक के हिसाब से जो जोन आपको अलॉट हो गया उस जोन से बाहर आपका कभी ट्रांसफर नहीं होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट में, ठीक है। मान लो ये आपको कोई भी जोन मिल गया, मान लो ये आपका राजस्थान जोन है, तो राजस्थान के अंदर जितने भी आपके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, आप इन्हीं के अंदर कहीं कहीं आपकी ट्रांसफर होती रहेगी, इससे बाहर आप नहीं निकलने वाले। एक हर साल के स्टार्टिंग में जनवरी में एक परफॉर्मा भरवाया जाता है आपसे AGT का, एनुअल जनरल ट्रांसफर। उस AGT के परफॉर्मे में आप ये भरोगे कि भाई आपको ट्रांसफर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो यस और नो का ऑप्शन होगा। अगर आप यस लिख रहे हो तो फिर आपसे 3 प्रेफरेंस पूछी जाएंगी, भाई कहाँ पे चाहिए। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपनी 3 प्रेफरेंस डालोगे, उन 3 प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको जो है ट्रांसफर मिलेगा। अगर आप नो लिख रहे हो तो नो लिखने के बाद भी 3 प्रेफरेंस तो डालनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है आपका टाइम पीरियड ज्यादा हो गया और जितने टाइम पे आपको एक जगह पे रहना था उससे ज्यादा टाइम हो चुका है आपको, और फिर भी आप नो कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट का ऑप्शन होता है कि वो फिर भी आपको ट्रांसफर कर दे। तो 3 प्रेफरेंस जो होंगी आपकी फर्स्ट 3 चॉइसेस, उन्हीं में आपको ट्रांसफर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद भाई नेक्स्ट, अब देखो भाई वैरायटी ऑफ वर्क। अब डिपार्टमेंट इतना बड़ा है ना अपने आप में ही, इसमें अलग अलग तरीके के सैकड़ों सेक्शंस है। अब आपके किसी भी सेक्शन में कैसे भी पोस्टिंग आ सकती है, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जाओ, JAO। जाओ का मतलब है जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, और एक है फाओ, भाई फेसलेस असेसिंग ऑफिसर। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, फेसलेस हो गई चीजें, फेसलेस हो गई, तो वही है यहाँ पे। जाओ के अंदर अलग अलग छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं, ठीक है। एक बड़ा जो वार्ड होता है जिसमें 50 लाख से बड़े के केसेस होते हैं, उसको आप बोल देते हो क्या,
सर्कल, ठीक है। और वार्ड या सर्कल ये दोनों ही जो है किसके अंडर आते हैं, रेंज के अंडर आते हैं, ठीक है। रेंज के नीचे होंगे सर्कल और वार्ड्स। इसी तरीके से फाओ के अंदर भी एक रेंज होगी, रेंज के नीचे सर्कल और वार्ड आएंगे, ठीक है। अब इनके अलावा भी बहुत सारे आपके सेक्शन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन है। इन्वेस्टिगेशन जिसको आप स्पेशली कह दो, जो लोग सर्च में जाते हैं, सर्च कंडक्ट होती है ना, जिसको आप देसी भाषा में बोलते हो रेड। तो ये फिल्मों में देखते हैं कि भाई रेड लग रही है, भाई रेड पे गई है कोई टीम। एक्चुअल में रेड नाम का कोई वर्ड नहीं होता। इनकम टैक्स एक्ट जो है पूरा उठा के देखोगे, रेड नाम का कोई वर्ड नहीं है वहां पे वर्ड्स हैं सर्च और सीजर, ठीक है। सर्च होती है और दूसरी अपनी एक और चीजें होती है सर्वेज, ठीक है। तो सर्च यानी बड़ी एक कोई रेड को आप कह सकते हो सर्च, और कोई छोटे मोटे आप सर्वे कर रहे हो तो उसके लिए सर्वे होते हैं, ठीक है। तो सर्च और सर्वेज वाला मेन काम जो है आपका सर्च का यहाँ पे आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, सर्च का सारा काम, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल सर्कल हो गए, इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है ये। सेंट्रल सर्कल के अंदर जो भी सर्च हुई है, उस सर्च से हमें जो भी सामान मिला, फिर जो उसकी असेसमेंट करेगा, वो असेसमेंट करेंगे फिर सेंट्रल सर्कल वाले, ठीक है। इसी तरीके से टीडीएस आपको पता ही है, INCI हो गया आपका, ITET हो गया, अपील हो गया, CIT अपील्स, हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं अलग अलग काफी सारे, तो वगैरह वगैरह टाइप के आपके अलग अलग तरीके की कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर इस वीडियो के, जो कि बच्चों का डाउट रहता है कि भाई फेसलेस हो गई है अब चीजें, फेसलेस से क्या बदलाव आ गया है डिपार्टमेंट के अंदर। अब ये बात है पे समझने वाली। देखो जैसे आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा, फेसलेस मतलब चेहरा नहीं हो जिस चीज का, यानी कोई एक ऐसी स्कीम जिसका कोई चेहरा ही नहीं हो, मतलब इस तरीके से वो काम कर रही है कि आपको पता नहीं कि भाई चेहरा कौन है। तो देखते हैं भी होता क्या है। देखो भाई पहले क्या होता था जब तक चीजें फेसलेस नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई भी एक स्टेट आपका, ठीक है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, इसको मान लो आप ये राजस्थान है। अब होता क्या था, इस राजस्थान में भी एक छोटे छोटे बहुत सारे जुरिडिक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। जुरिडिक्शन होते हैं ना, जैसे मान लो आपके पुलिस के भी जुरिडिक्शन होते हैं। भाई कोई केस किस थाने में लगेगा, ये पता चलता है ना कि भाई ये केस हमारे थाने का नहीं है, ये भाई दूसरे क्षेत्र का है, तो उसको आप बोल देते हो जुरिडिक्शन, ये हमारे जुरिडिक्शन का नहीं है। तो बहुत सारे छोटे छोटे जुरिडिक्शंस में किसी भी एक स्टेट को बांटा हुआ होता है, ठीक है। अब होगा क्या, पहले क्या होता था कि भाई मान लो एक इंसान यहां रहता है, ठीक है, इसका एक पैन कार्ड होगा। अब इसके पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे वो रिटर्न भर रहा है उससे रिलेटेड है, चाहे उसकी असेसमेंट हो रही है, चाहे इसके ऊपर पेनल्टी लग रही है, या कुछ भी काम हो इस इंसान का, ये किसको जाके कांटेक्ट करेगा, ये बंदा जाके कांटेक्ट करेगा यहाँ का जो ITO होगा, इसके जुरिडिक्शन का जो ITO होगा, वो ITO ही इसके सारे के सारे काम करेगा। यानी कि एक किस्म से आप ये मान लो, ये ITO जिस जुरिडिक्शन में बैठा है उसके पास, उसके अंदर जितने भी पेन आते हैं, वो सभी के पेन्स का काम जो है भाई ये ITO खुद करेगा, ठीक है। तो फिक्स था भाई आपका जुरिडिक्शन ये है, जिसको अभी भी जाओ बोलते हैं, जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। अब फॉर एग्जांपल मान लो इस बंदे ने कुछ घपला किया है, भाई इसने अपनी ITR नहीं भरी, ठीक है, और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई इस बंदे ने अच्छा खासा जो है पैसा कमाया हुआ है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक रिपोर्ट कर देता है कि भाई आपके इस बंदे ने जो है इतने लाख रुपए की FD करवाई है, या फिर कितने लाख रुपए इसने कैश डिपॉजिट करवाया है, या अगर इसने कोई प्लॉट खरीदा है कहीं पे, तो जो वहां का जो रजिस्ट्रार होगा वो रिपोर्ट भेजता है कि भाई इसने कितने लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है या इतने लाख रुपए का प्लॉट बेचा है। इस तरीके की बहुत सारी जानकारी होती है जो कि ये लोग अलग अलग जो छोटे छोटे विभाग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करनी होती है इन्हें, अदरवाइज ऑडिट में ये लोग फंसेंगे। तो वो सारी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाती है। फिर डिपार्टमेंट ये देखता है कि यार इस बंदे ने कमाई तो अच्छी की है, भाई इसने प्लॉट बेचा है, यानी प्लॉट बेचा है तो कोई ना कोई इसकी कमाई हुई है वहां से, या इसने FD करी है तो इतने पैसे लाया कहां से। फिर वो देखते हैं यार इसने इनकम टैक्स रिटर्न तो भरी नहीं, या अगर भरी थी तो बहुत कम रुपए की भरी थी, तो इसकी असेसमेंट होगी। तो जब इसकी असेसमेंट करेंगे तो पहले क्या बोलता था, ये ITO जो है इस बंदे को पकड़ेगा और बोलेगा ओ भाई हमने आपका केस उठा लिया, अब आप कुछ भी अगर काम होगा, भाई कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको सम्मन भेजेंगे कि भाई आ जाओ मेरे पास ऑफिस में, इतने तारीख को इतने बजे मेरे ऑफिस में आ जाना और ये डॉक्यूमेंट लेके आना। अभी बंदा जाएगा ITO के पास, लो साहब मैं लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद वो देखेंगे, उन्हें ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं तुम इतने तारीख को दोबारा आना और मुझे ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। कोई भी स्टेटमेंट लिखवानी होगी इसे स्टेटमेंट लिखवा लेंगे। तो कुछ भी काम होगा इनके पास सारी पावर्स थी ITO के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, इनको बुलाएंगे और ये जाके इनको रिपोर्ट करके अपने सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये इस तरीके से असेसमेंट होती थी पहले, ठीक है। अब इसके ऊपर लग गया कांटा, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा लगा होगा कि इससे जो है लोगों का शोषण हो रहा है, अनलिमिटेड से पावर है और जिससे लोगों का शोषण हो रहा है। गवर्नमेंट को शायद ऐसा लगा
इस वजह से वो एक स्कीम लेके आए, फेसलेस स्कीम। अब फेसलेस स्कीम में क्या होगा, जैसे मान लो यही आपका वही है स्टेट। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो बंदा है अगर इसकी असेसमेंट होगी तो वो ये ही आईटीओ करेगा, ऐसा नहीं है। अब क्या बोल दिया कि फेसलेस स्कीम के अंदर क्या होगा कि भाई असेसमेंट तो अब भी होंगी, लेकिन अब अगर मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, इस बंदे की अगर असेसमेंट हो रही है तो इसकी असेसमेंट इसका स्टेट का कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं करेगा। अगर ये मान लो राजस्थान है तो ये इसकी असेसमेंट हो सकता है किसी बेंगलोर के किसी आईटीओ को मिल जाए, किसी चेन्नई के आईटीओ को मिल जाए, किसी बंगाल के आईटीओ को मिल जाए, या किसी मुंबई में बैठे आईटीओ को मिल जाए, और वो इसको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता कि भाई आ जाओ मेरे पास, मेरे ऑफिस के अंदर इतने तारीख को इतने बजे ये डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना। भाई नहीं। अब जो ई फाइलिंग पोर्टल होता है आपका, उसी के थ्रू जो है सारा का सारा कम्युनिकेशन होगा, या फिर ईमेल के थ्रू मान लो आप ऑनलाइन मोड में होगा कि ऑनलाइन इनको एक लेटर जाएगा कि भाई आपके खिलाफ हमें जो है ये जानकारी मिली है, तो आप बताओ क्यों ना आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। 3-7 दिन का आपको समय दिया जाता है, आप हमें जवाब दो, ठीक है। और ये भी उनको जो जवाब है ऐसे ही देंगे, ऑनलाइन ही रिप्लाई करके। और इनको पता नहीं होगा, इस आदमी को पता नहीं होगा कि इसका जो असेसिंग ऑफिसर है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो कौन है, वो कहाँ बैठा है, वो कहाँ से मेल कर रहा है, उनको नहीं पता होगा। लेकिन वो जो आईटीओ है उनको इसके बारे में सब कुछ पता है कि बंदा कौन है, इसका पैन नंबर क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका घर कहाँ है। यानी डिपार्टमेंट को इस बंदे के बारे में सब कुछ पता है कि ये कहाँ है, क्या कुछ है। लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता कि डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा इनकम टैक्स ऑफिसर इसकी असेसमेंट कर रहा है, इसका जो है केस सोल्व कर रहा है, आप इस किस्म से ये कह सकते हो, अगर आपको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो, ठीक है। तो बस यही फर्क हो गया है। पहले क्या होता था कि भाई इसी का आईटीओ जो है, इसका पेन जहां पे आता है, इसका पेन जिस ज्यूरिडिक्शन में आता है, वही आईटीओ इसका असेसमेंट करता था। अब बोल दिया वो नहीं करेगा, उसके अलावा किसी को भी केस मिल जाएगा। अब ये बंदा चाहकर भी ये पता नहीं कर सकता कि इसका इनकम टैक्स ऑफिसर कौन है, और ये जाके उनसे मिल नहीं सकता जो इनकी असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स ऑफिसर को तो पता होगा कि भाई ये बंदा कौन है, इसका फोन नंबर भी पता होगा, इनकी ईमेल आईडी पता है, इनका एड्रेस भी पता होगा, सब कुछ पता होगा। लेकिन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस बंदे को कांटेक्ट नहीं कर सकते किसी और चैनल से, सिर्फ आपको ईमेल ही करना है। और ईमेल में भी आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पर्सनली आके मुझे जो है रिपोर्ट करो वगैरह वगैरह, है ना। तो बस ये आई थिंक काफी कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो मेन चीज यही थी फेसलेस के अंदर। बाकी जो चीजें हैं, जो सर्च एंड सर्वेज, वो आज भी होते हैं जैसे पहले होते थे। सर्च की मैं बात करूँ तो, क्योंकि देखो जब कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलती है डिपार्टमेंट को और पता रहता है कि भाई यहाँ पे कोई एक बड़ा अपने को जो है रिकवरी यहाँ से निकाली जा सकती है, तो भाई सर्च होती है। सर्च पहले भी होती थी, सर्च अब भी होती है, क्योंकि सर्च का कोई तोड़ नहीं है भाई, आप उसको ऑनलाइन नहीं कर सकते। क्योंकि कोई चीज अगर कहीं पे छुपी हुई है किसी के घर में, या किसी के गोडाउन में, या किसी के ऑफिस में, और वो कोई कैश है कोई बड़ा, तो आप ऑनलाइन तो उसको ट्रैक कर नहीं सकते। बाकी चीजें ऑनलाइन ट्रैक हो जाएंगी, आप देख सकते हो, बैंक आपको बता देगा ऑनलाइन ही कि भाई इस बंदे ने इतना कैश डाला है हमारे पास, इतनी की एफडी करवाई है, या और भी कोई डिपार्टमेंट आपको ऑनलाइन जानकारी दे देगा। लेकिन कोई चीज अगर फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट है, कहीं पे बहुत ज्यादा कैश है, बहुत ज्यादा ज्वेलरी है, कुछ भी है, तो वो तो फिर आपको जाके ही पकड़ के लानी पड़ेगी। तो सर्च अब भी होती है, जिसको आप देसी भाषा में रेड कहते हो, रेड नहीं बदलने वाली है, ठीक है। तो बस यही है कि ऑफिस होता है हमेशा आईटीओ का, और एक आईटीओ के नीचे काम कर रहे होते हैं कौन, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर आपके। एक इनकम टैक्स ऑफिसर को जो स्टाफ मिलता है काम करने के लिए, उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नॉर्मली हो जाते हैं, एक सीनियर टीए हो सकते हैं, एक टीए हो सकते हैं, कोई ओएस हो सकते हैं, और कोई एमटीएस हो सकते हैं, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, या इनमें से कोई एक आधा न हो। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ये सब लोग मिलके मदद करते हैं काम करने में, ठीक है। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर अब खुद तो सारा काम करेगा नहीं, अपने स्टाफ से ही काम करवाएगा, और उस स्टाफ में एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करता है ITI, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आई होप काफी कुछ चीजें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।